कभी ये सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से स्मार्ट, तेज और भरोसेमंद फैसले ले लेते हैं, हाँ, जबकि कई लोग मतलब कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग में ही फंसे रह जाते हैं। बिल्कुल। ये सवाल तो उठता है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसका राज एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल्स। हाँ, काफी सुना है इसके बारे में। तो आज हम पीटर हॉलिन्स की किताब मेंटल मॉडल्स 30 थिंकिंग टूल्स दैट सेपरेट द एवरेज फ्रॉम द एक्सेप्शनल, इसी पर आधारित विचारों की गहराई में उतरेंगे। अच्छा। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कामयाब विचारक परेशानियों को सुलझाना, निर्णय लेने और साफ-साफ सोचने के लिए इन आजमाए हुए मॉडलों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये किताब कहती है कि ये सोचने के वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो औसत को असाधारण से अलग करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन सोचने के औजारों के पिटारे को खोल के देखते हैं, है ना? हाँ, जरूर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मेंटल मॉडल आखिर हैं क्या भला, मतलब आसान शब्दों में। हाँ, आसान शब्दों में किताब के हिसाब से मेंटल मॉडल दुनिया को देखने और समझने का हमारा अपना नजरिया या ढांचा है, एक फ्रेमवर्क जैसा। फ्रेमवर्क। हाँ। अच्छा, मतलब एक खाका जो हमें मुश्किलों को समझने और बेहतर चुनाव करने में मदद करे। हाँ, बिल्कुल वही। किताब में एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया गया। सोचिए अगर किसी के पास सिर्फ एक हथौड़ा हो, हाँ, वो फेमस वाला। हाँ, तो उसे हर समस्या एक कील की तरह ही नजर आएगी, जिसे बस ठोकना है। सही बात है। सोच को कितना लिमिट कर देता है ना। वही तो। लेकिन अगर औजारों का पूरा बक्सा हो, मतलब पाना, पेंचकस, आरी, तो किसी भी स्थिति को ज्यादा समझदारी से संभाला जा सकता है। बिल्कुल, आप सही टूल चुन सकते हैं। तो मेंटल मॉडल्स बिल्कुल यही काम करते हैं। वे हमें सोचने के अलग-अलग औजार देते हैं, जिससे किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया काफी बड़ा हो जाता है। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई भारी भरकम अकादमिक सिद्धांत नहीं है जिन्हें रटना पड़े। अच्छा। नहीं, ये तो असलियत को समझने के बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। ये हमें दुनिया को सिर्फ एक ही चश्मे से देखने से बचाते हैं। मतलब एक ही नजरिए से बंधे रहने से। हाँ, बजाय इसके ये हमें उकसाते हैं कि हम किसी भी स्थिति को अलग-अलग दृष्टिकोणों से, अलग-अलग लेंस लगाकर देखें और समझें। जैसे एक ही चीज को कोई इकोनॉमिस्ट अलग तरह से देखेगा, हाँ, कोई साइकोलॉजिस्ट अलग तरह से, और कोई इंजीनियर शायद बिल्कुल ही अलग नजरिए से। हर कोई अपना मॉडल लगाएगा। बिल्कुल सही। और यही सवाल उठता है कि ये इतने जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, अलग-अलग नजरिए मिल गए, पर इससे होता क्या है? होता ये है, पीटर हॉलिन्स किताब में एक बड़ी पते की बात कहते हैं। क्या? वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि उनमें अक्ल की कमी है, अच्छा, तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए कि वो सोचने के बहुत गिने चुने सीमित मॉडलों का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक ही ढर्रे पर सोचते रह जाते हैं। एक ही हथौड़े से सब कुछ ठोकने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। वहीं दूसरी तरफ जो लोग असाधारण माने जाते हैं, वो चीजों को कई अलग-अलग एंगल से देखते हैं। अच्छा, जैसे कैसे? किताब बताती है कि वे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी जैसे अलग-अलग फील्ड से आइडिया उधार लेते हैं अरे वाह! और उन्हें आपस में जोड़ते हैं। वे एक ही समस्या को मानो कई अलग-अलग एक्सपर्ट्स की नजर से परखते हैं। ये तो दिलचस्प है। मतलब अलग-अलग ज्ञान को मिलाना। हाँ, और ये मेंटल मॉडल असल में हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। शॉर्टकट? कैसे? ऐसे कि वे हमें आम तौर पर होने वाली सोचने की गलतियों और पूर्वाग्रहों यानी बायस से बचाने में मदद करते हैं। ओ, बायस से बचना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही ये हमें ऐसे पैटर्न या रुझान पहचानने में मदद करते हैं जो शायद पहली नज़र में साफ न दिखें। और आखिरकार ये सब मिलकर जिंदगी और कामकाज में बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद करते हैं। सोचिए, जब चारों तरफ से जानकारी का अंबार लगा हो, सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, तब ये मॉडल उसे सुलझाने और उसमें से काम की बात निकालने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं। हाँ, जैसे शोर में से संगीत निकालना। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ये तो समझ आया कि ये क्यों जरूरी है। चलिए अब किताब में बताए गए कुछ सबसे असरदार मेंटल मॉडलों पर गौर करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग से, प्रथम सिद्धांतों पर आधारित सोच। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। एलॉन मस्क का नाम काफी जुड़ा है इससे। हाँ, किताब में भी जिक्र है। ये मॉडल क्या है? मतलब किसी समस्या को उसके सबसे बुनियादी सच, उसकी जड़ तक ले जाना। हाँ, बिल्कुल। किसी चीज के बिल्कुल फंडामेंटल पर जाना और फिर उसे वहां से बिल्कुल नए सिरे से बनाना। नए सिरे से मतलब दूसरों की नकल नहीं करनी। नहीं, दूसरों ने क्या किया है या पहले से क्या चला आ रहा है उसे मानने के बजाय ये सवाल पूछना, यहाँ सबसे बुनियादी अटल सच्चाई क्या है, और फिर वहीं से अपना तर्क गढ़ना शुरू करना।
ओ, ये तो मतलब इनोवेशन के लिए हुआ। हाँ, ये नकल करने के बजाय आविष्कार करने का रास्ता है। इसमें जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि ये तरीका इनोवेशन यानी कुछ नया करने और असली समस्या को जड़ से सुलझाने में कितना शक्तिशाली है। हम्म। आप किसी समस्या के ऊपर ऊपर के लक्षणों पर काम नहीं करते, बल्कि उसकी तह तक जाते हैं। ये आपको बनी बनाई धारणाओं से आजाद करता है। लेकिन क्या ये हर रोज की छोटी मोटी चीजों के लिए भी काम का है? शायद नहीं। मतलब हर छोटी चीज के लिए इतना डीप जाना शायद प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन बड़ी चुनौतियों के लिए, जहां वाकई कुछ नया करना हो, वहां एक कमाल का औजार है। हाँ, ये बात तो है। रोजमर्रा के लिए शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए। अच्छा, चलिए एक और दिलचस्प मॉडल देखते हैं, इन्वर्जन थिंकिंग, यानी उल्टी सोच। ये थोड़ा हटके लगता है। हाँ, ये भी बड़ा मजेदार है। उल्टा सोचना। किताब कहती है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये सोचने से शुरू करें कि नाकाम कैसे हुआ जा सकता है और फिर उन रास्तों से बचे। ये क्या बात हुई? हाँ, सुनने में अजीब है पर है बड़ा कारगर। जैसे ये पूछने के बजाय कि मैं खुश कैसे रहूं, ये पूछें कि मुझे क्या चीजें दुखी करती हैं। अच्छा, और फिर उन चीजों को अपनी जिंदगी से एक एक करके हटाने की कोशिश करें। ये एक तरह से कामयाबी को उल्टी दिशा से समझने जैसा है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब पहले ये पता लगाओ कि गड्ढे कहाँ हैं जिनसे बचना है। बिल्कुल। ये मॉडल खास तौर पर जोखिम का अंदाजा लगाने, रिस्क मैनेजमेंट और नुकसान से बचने में बहुत काम आता है। ओ, रिस्क मैनेजमेंट के लिए? हाँ, पारंपरिक सोच हमें सीधे लक्ष्य की तरफ दौड़ने को कहती है, लेकिन ये मॉडल हमें रास्ते की रुकावटों और संभावित खतरों पर ध्यान देने का एक अनोखा तरीका सिखाता है। मतलब क्या क्या गलत हो सकता है ये पहले सोच लो। हाँ, अगर ये पहले सोच लिया जाए तो कई मुसीबतों से पहले ही बचा जा सकता है। ये आपको ज्यादा सावधान और तैयार बनाता है। ये तो वाकई अलग नजरिया है। अच्छा, अब दो ऐसे मॉडलों की बात करते हैं जो शायद चीजों को सरल रखने या गलत फहमी से बचाने में मदद करते हैं, ओकम्स रेजर और हैनलोन्स रेजर। हाँ, ये दोनों रेजर बड़े काम के हैं। पहले ओकम्स रेजर को लेते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सीधा लगता है। किताब के अनुसार जब किसी चीज को समझाने के लिए आपके पास कई आइडिया हो, हाँ, तो वो आइडिया अक्सर सही होता है जो सबसे सरल हो, जिसमें सबसे कम नई बातें माननी पड़े। मतलब चीजों को बेवजह पेचीदा ना बनाए। बिल्कुल, कीप इट सिंपल स्टूपिड वाला फंडा एक तरह से। ये सीधे सीधे सोच में स्पष्टता और कुशलता से जुड़ा है। हम इंसान कई बार चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं। हाँ, करते तो हैं। शायद होशियार दिखने के चक्कर में या बस कंफ्यूजन में। ओकम्स रेजर हमें इस चाल से बचाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब तक मजबूत सबूत ना हो, तब तक सबसे सीधे सरल रास्ते पर ही टिके रहना बेहतर है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम हर चीज को जरूरत से ज्यादा सिंपल कर दें। हाँ, ये सावधानी जरूरी है। अति सरलीकरण भी खतरनाक हो सकता है। मतलब जो चीज वाकई जटिल है, उसे समझने की कोशिश तो करनी ही होगी। ये बस बेवजह की जटिलता से बचने के लिए है। समझ गई। और इसी तरह का एक और रेजर है हैनलोन्स रेजर। किताब कहती है कभी भी किसी बात के लिए बुरी नियत या द्वेष को जिम्मेदार मत ठहराओ, हाँ, जिसे आप आसानी से अज्ञानता, गलती या लापरवाही से समझा सकते हो। हाँ, आसान भाषा में कहें तो फौरन ये नतीजा मत निकालो कि लोग जानबूझकर आपको तंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ हैं। हाँ, मतलब ये मत सोचो कि इसने मेरे साथ जानबूझकर बुरा किया। हो सकता है उसे सही बात पता ही ना हो, या उससे बस कोई चूक हो गई हो, गलती हो गई हो। ये तो रिश्तों में बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल, ये आपसी रिश्तों और रोजमर्रा की घटनाओं को समझने में बहुत मायने रखता है। सोचिए, अगर हम हर छोटी बड़ी बात पर यही मान लें कि सामने वाले की नीयत ही खराब है, तो कितनी गलतफहमियां और लड़ाई झगड़े होंगे। हाँ, बात तो सही है। हैनलोन्स रेजर हमें ज्यादा हमदर्द और कम गुस्से वाला बनने में मदद करता है। ये दोनों रेजर मिलकर हमें बेवजह की दिमागी उलझनों और नकारात्मकता से बचाने में मदद करते हैं। काफी उपयोगी। अच्छा, अगला मॉडल है द मैप इज नॉट द टेरिटरी, यानी नक्शा इलाका नहीं होता। ये क्या है? हाँ, ये अल्फ्रेड कोर्ज़िब्स्की का मशहूर जुमला है। किताब समझाती है कि दुनिया के बारे में जो हमारी समझ है, हमारे दिमाग में जो नक्शे बने हैं। नक्शे मतलब हमारी धारणाएं। हाँ, हमारी धारणाएं, हमारे मॉडल, हमारी थ्योरीज, वो असलियत का सिर्फ एक मॉडल या प्रतिनिधित्व हैं, पूरी सच्चाई नहीं। जैसे किसी शहर का नक्शा उस शहर की हर गली, हर पेड़, हर गड्ढे को नहीं दिखाता है ना। हाँ, वो तो बस एक सिंप्लिफाइड वर्जन होता है। बिल्कुल, वैसे ही हमारी धारणाएं गलत हो सकती हैं, अधूरी हो सकती हैं, पुरानी पड़ सकती हैं। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले या किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले
क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना और उन्हें असलियत से मिलाना जरूरी है। खुद से पूछना कि क्या जो मैं सच मान रही हूँ वही असली जमीनी हकीकत है। क्या मेरा नक्शा इलाके से मेल खाता है? ओ, ये तो हमें विनम्र बनाता है। हाँ, ये मॉडल हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। ये हमारी समझ को लगातार वास्तविकता की कसौटी पर कसने और जमीन से जुड़े रहने के महत्व पर जोर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे मॉडल दुनिया को समझने में हमारी मदद तो करते हैं, लेकिन हमें उन्हें ही दुनिया समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। असलियत हमेशा हमारे बनाए हुए नक्शों से ज्यादा जटिल, रंगीन और अप्रत्याशित होती है। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, अब उन मॉडल्स पर आते हैं जो कुशलता और प्रभावशीलता से जुड़े हैं। इनमें एक बहुत मशहूर है, पैरेटो प्रिंसिपल। हाँ, 80-20 रूल। हाँ, 80-20 नियम। किताब बताती है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे हमारी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कई जगह देखा गया है। जैसे किसी कंपनी का 80% मुनाफा शायद उसके 20% ग्राहकों से आता हो, या आपके 80% काम का असर शायद आपके 20% सबसे जरूरी कामों से होता हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उन थोड़े से लेकिन सबसे जरूरी कामों या कोशिशों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उन 20% चीजों पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा असर डालती हैं, और बाकी 80% कम असरदार चीजों पर अपना कीमती वक्त और ताकत बर्बाद करने से बचें। लेकिन वो 20% चीजें पहचानना ही तो मुश्किल है। हाँ, चुनौती यही है। लेकिन अगर आप ये पहचान लें तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और सही चीजों को प्राथमिकता देने के लिए एक बेहद ताकतवर औजार है। ये मूल रूप से हमारे संसाधनों, समय, पैसा, ऊर्जा के सबसे सही इस्तेमाल के बारे में है। कहाँ ध्यान लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, कहाँ हमारी मेहनत का सबसे अच्छा फल मिलेगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मॉडल है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी घटते प्रतिफल का नियम। हाँ, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। किताब के मुताबिक ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। एक सीमा के बाद किसी चीज में और ज्यादा मेहनत या संसाधन झोंकने पर मिलने वाला फायदा कम और कम होता जाता है। और कभी-कभी तो नुकसान भी होने लगता है। बिल्कुल। जैसे पढ़ाई में लगातार घंटों बैठे रहने से हमेशा बेहतर नंबर नहीं आते। एक सीमा के बाद दिमाग थक जाता है। हाँ, ये जिम में जरूरत से ज्यादा कसरत करने से फायदे की जगह चोट लग सकती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कब रुकना है, कब और धक्का देना फायदेमंद नहीं रहेगा। मतलब कुशलता सिर्फ ज्यादा कोशिश करने से नहीं आती। नहीं, बल्कि सही मात्रा में कोशिश करने से आती है। उस बिंदु को पहचानना बहुत अहम है जहां से अतिरिक्त कोशिश का रिटर्न कम होने लगता है या नकारात्मक हो जाता है। ये हमें अपने रिसोर्सेज बचाने में मदद करता है। हाँ, पैरेटो हमें बताता है कि क्या जरूरी है और डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें बताता है कि कितना जरूरी है। दोनों मिलकर हमें स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करते हैं। ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब एक ऐसे मॉडल की बात करते हैं जो दूर की सोच से जुड़ा है, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। हाँ, दूसरे क्रम की सोच, ये बहुत जरूरी है। किताब कहती है सिर्फ किसी फैसले के फौरन बाद होने वाले असर के बारे में मत सोचो, उसके बाद होने वाले और उसके भी बाद होने वाले यानी दूरगामी नतीजों के बारे में भी सोचो। हाँ, इसे ऐसे समझिए, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग होती है मैंने ये किया तो फौरन क्या होगा। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग होती है अच्छा वो हुआ तो उसके बाद क्या होगा, और फिर उसके बाद। अच्छा, मतलब चेन रिएक्शन सोचना। हाँ, तरंग प्रभाव, रिपल इफेक्ट को समझना। जैसे कोई पॉलिसी बनाने वाले सिर्फ ये नहीं सोचते कि इससे फौरन क्या फायदा होगा, बल्कि ये भी सोचते हैं कि 5 साल बाद इसका क्या असर होगा और उस असर का फिर आगे क्या असर होगा। तो समझदार लोग सिर्फ पहला कदम नहीं देखते। नहीं, वे उसके बाद पड़ने वाले कदमों की पूरी श्रृंखला समझने की कोशिश करते हैं। ये रणनीतिक योजना बनाने और बड़े अहम फैसले लेने में बहुत जरूरी है। ये हमें अदूरदर्शी फैसलों से बचाता होगा। बिल्कुल, उन फैसलों से जिनके नकारात्मक परिणाम बाद में हमें चौंका सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये और फिर क्या वाला सवाल लगातार पूछते रहना है। ये तो मुश्किल लगता है, इतने आगे का सोचना। मुश्किल है, पर प्रैक्टिस से आता है और बहुत जरूरी है। ठीक है, और अब एक ऐसे जाल की बात करते हैं जिसमें हम सब आसानी से फंस जाते हैं, कन्फर्मेशन बायस, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। ओह हाँ, ये तो हम सबका दुश्मन है एक तरह से। किताब बताती है कि हम सबको अपनी बात सही साबित करना अच्छा लगता है, लेकिन ये आदत खतरनाक हो सकती है। हाँ, खतरनाक इसलिए क्योंकि कन्फर्मेशन बायस हमें ऐसी जानकारी ढूंढने और उसे ज्यादा तवज्जो देने के लिए उकसाता है जो हमारे पहले से बने हुए विश्वासों या विचारों की पुष्टि करती है, और जो खिलाफ जाती है उसे नजरअंदाज करवाता है। हाँ,
उसे नजरअंदाज या खारिज करवाता है। हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। इसका इलाज क्या है फिर? हम सब में होता है ये तो। इलाज मुश्किल है, पर है। किताब के अनुसार हमें जानबूझकर सक्रिय रूप से अपने ही विचारों को गलत साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने विचारों को गलत साबित करना, ये कैसे? ऐसे सबूत, ऐसी दलीलें खोजनी चाहिए जो हमारी राय के खिलाफ जाती हों। उन लोगों को सुनना चाहिए जो हमसे असहमत हों। ये सुनने में अजीब लग सकता है और करने में मुश्किल भी। हाँ, अपने ईगो को चोट पहुंचती है। बिल्कुल, लेकिन बेहतर निष्पक्ष सोच के लिए ये बहुत जरूरी है। बौद्धिक विनम्रता, यानी ये मानना कि मैं गलत हो सकता हूँ, यहाँ बहुत जरूरी है। मतलब अपनी सोच के दरवाजे, खिड़कियां खुली रखनी है। एग्जैक्टली। सक्रिय रूप से विरोधी तर्कों की तलाश करना और उन पर ईमानदारी से विचार करना न सिर्फ हमारी समझ को गहरा और व्यापक बनाता है, बल्कि हमें ज्यादा संतुलित और वस्तुनिष्ठ फैसले लेने में भी मदद करता है। ये तो बहुत जरूरी स्किल है। अच्छा, और आखिर में एक ऐसा मॉडल जो शायद इन सबको एक साथ बांधता है, सिस्टम्स थिंकिंग। हाँ, प्रणाली सोच। ये एक तरह से सबको जोड़ने वाला धागा है। किताब कहती है दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग हिस्सों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रणाली है। अगर आप इस प्रणाली के एक तार को खींचते हैं तो पूरा जाल हिलता है। बिल्कुल। सिस्टम्स थिंकिंग का मतलब है चीजों को टुकड़ों में देखने के बजाय एक समग्र रूप में, उनके आपसी रिश्तों के साथ देखना। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए ट्रैफिक जैम की समस्या है। सिस्टम्स थिंकर सिर्फ ज्यादा सड़कें बनाने के बारे में नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, शहर की प्लानिंग कैसी है, लोगों के काम करने के घंटे कैसे हैं, गाड़ियों की संख्या क्यों बढ़ रही है। मतलब पूरे सिस्टम को देखेगा। ओह, मतलब जड़ तक जाना और सारे कनेक्शंस देखना। हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसका पूरी प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा। इसमें लोग, माहौल, कारोबार, भावनाएं, सब कुछ शामिल हो सकता है। इसका दायरा तो बहुत बड़ा लगता है। हाँ, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी से लेकर पर्यावरण नीति और सामाजिक बदलावों तक हर जगह लागू होता है। जहां समस्याएं जटिल हों, जिनके कई सारे जुड़े हुए कारण हो, वहां सिस्टम्स थिंकिंग बहुत जरूरी हो जाती है। ये हमें अनपेक्षित नतीजों से बचाता है। हाँ, क्योंकि ये हमें समझने में मदद करती है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो प्रतिक्रियाएं पूरी प्रणाली में फैल सकती हैं, कई बार अप्रत्याशित तरीकों से। वाह, तो हमने ये कुछ अहम मेंटल मॉडल्स देखे। अब सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? क्या इन सबको रटना पड़ेगा? नहीं, पीटर हॉलिंस किताब में यही सलाह देते हैं। लक्ष्य इन 30 या जितने भी मॉडल हैं, उन्हें सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उन्हें जरूरत के हिसाब से एक साथ इस्तेमाल करना सीखना है। एक साथ कैसे? इन्हें अलग अलग लेंस की तरह समझें, जिनसे आप दुनिया को देख सकते हैं। किसी खास समस्या या स्थिति को ज्यादा साफ तरीके से देखने के लिए आप हालात के मुताबिक इन लेंसों के बीच अदला बदली कर सकते हैं। मतलब जैसी जरूरत वैसा लेंस। हाँ, किताब एक अच्छा उदाहरण देती है। किसी मसले की जड़ को समझने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करें। गलतियों और नुकसान से बचने के लिए इन्वर्जन को लागू करें। भविष्य के असर के बारे में सोचने के लिए सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का इस्तेमाल करें। अच्छा। और इस तरह अलग अलग मॉडलों को मिलाकर आप एक ज्यादा परिपक्व विचारक की तरह फैसले ले सकते हैं। असली ताकत इन मॉडलों को जानने में नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर सही संयोजन में इस्तेमाल करने की कला में है। मतलब ये दिमागी कसरत जैसा है। हाँ, जिससे मानसिक चपलता बढ़ती है, यानी सही मौके पर सही औजार निकालने की काबिलियत। ये रटने का नहीं, बल्कि सोचने के तरीके को बदलने का मामला है। और शुरुआत कैसे करें? इतने सारे मॉडल हैं। शायद एक या दो मॉडल चुनकर शुरुआत करें जो आपको सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगें, और फिर उन्हें जानबूझकर अपनी रोजमर्रा की सोच में, फैसलों में शामिल करने की कोशिश करें। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, अगर एक लाइन में कहना हो? निचोड़ ये है, किताब का जो मूल संदेश है वो ये है, असाधारण विचारक बनने के लिए आपको कोई पैदाशी सुपर इंटेलिजेंस या अनोखी प्रतिभा की जरूरत नहीं है। सच में? हाँ, आपको बस सोचने के बेहतर औजारों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। मेंटल मॉडल्स वही औजार हैं। ये हमें धीमा होकर स्मार्ट सोचने में मदद करते हैं। हाँ, ये हमें जल्दबाजी में फैसले लेने से रोकते हैं। हमें थोड़ा धीमा होकर ज्यादा स्मार्ट तरीके से सोचने और फिर सोच समझकर कदम उठाने में मदद करते हैं। तो सलाह ये है कि छोटी शुरुआत करें। बिल्कुल,
इस हफ्ते कोई एक मेंटल मॉडल चुनें, उसे अपनी रोज की स्थितियों में चाहे वो काम पर हो या घर पर लागू करने की कोशिश करें और ध्यान दें कि आपकी सोच में, चीजों को देखने के आपके नजरिए में कैसे फर्क आता है। और हाँ, याद रखें जैसा कि किताब कहती है, हमारे जीवन की गुणवत्ता काफी हद तक हमारी सोच की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही। बेटर थिंकिंग, बेटर लाइफ। तो ये थी मेंटल मॉडल्स पर आधारित इस जानकारी की हमारी आज की पड़ताल। यहाँ एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या हो अगर हम इन मॉडलों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी समस्याओं को सुलझाने या बेहतर फैसले लेने के लिए ही नहीं, तो फिर किस लिए? बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को और ज्यादा गहराई से समझने और उसकी सराहना करने के लिए करें। सराहना करने के लिए कैसे? मिसाल के तौर पर, क्या सिस्टम्स थिंकिंग हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन या समाज की जटिलताओं को बेहतर ढंग से सराहने में मदद कर सकती है? या क्या इन्वर्जन थिंकिंग हमें अपनी खुशियों को और गहराई से महसूस करने में मदद कर सकती है, जब हम सोचे कि कौन सी चीजें हमें दुखी कर सकती हैं और हम उनसे कितने भाग्यशाली हैं कि बच गए हैं? ये तो अलग ही नजरिया है। शायद तब हमें रोजमर्रा की साधारण चीजों में भी असाधारण पैटर्न, जुड़ाव और खूबसूरती नजर आने लगे। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया चश्मा। वाह, ये वाकई एक सोचने लायक बात है। इस विचारोत्तेजक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।